नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। दोस्तों, इसमें हम लोग लेक्चर 4.19 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4.20 के बारे में। दोस्तों, इस सेशन में जो पहला क्वेश्चन है उसका वो देखिए कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण 2 × 10⁶ यानी कि 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक वृत्ताकार पथ बनाया हुआ है, हमने वृत्ताकार मार्ग बनाया हुआ है। इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। ठीक है, इस वृत्ताकार मार्ग पर कोई एक अल्फा कण है। ठीक है, कोई एक अल्फा कण है, ये मैंने यहाँ पे डॉट बनाया हुआ है, ये अल्फा कण है। ठीक है, तो ये अल्फा कण क्या कर रहा है? इस पे गति कर रहा है। ठीक, तो आपको पता है दोस्तों अल्फा कण क्या होता है? एक आवेशित कण है, और आपको आवेशित कण कह ले या आवेश कह लीजिए। ठीक है, जब भी कोई आवेश या कोई आवेशित कण जब किसी भी पथ पर या मतलब चाहे वो सरल रेखा के अनुदिश हो चाहे वृत्ताकार हो, अगर कोई भी आवेशित कण या आवेश गति करेगा तो धारा का जन्म होगा, धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, यानी कि वृत्ताकार मार्ग में अल्फा कण का चक्रण, वृत्ताकार मार्ग में अल्फा कण की गति के कारण हम ये मान सकते हैं कि इस वृत्ताकार मार्ग में एक धारा होगी। ठीक है, और जब वृत्ताकार मार्ग में धारा होगी तो आपको पता ही है कि अब जिस दिशा में धनावेशित कण चलता है, क्योंकि अल्फा कण कैसा है? धनावेशित है। जब अल्फा कण धनावेशित है तो धनावेशित कण जिस दिशा में चलेगा धारा भी दोस्तों उसी दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, अल्फा कण अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो धारा भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसलिए मैंने धारा को देखिए यहाँ पे बना दिया है, एरो के निशान से हम दिखा रहे हैं कि ये धारा की डायरेक्शन है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन है। ठीक, ओके। अब देखिए वृत्ताकार मार्ग में अल्फा कण का चक्रण को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी एक वृत्ताकार लूप में कोई धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि अल्फा कण के चक्रण के कारण कितनी धारा उसमें उत्पन्न हो रही है। ठीक है, फिर उस धारा का यूज करके हम लोग ये निकालेंगे कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। इसका फॉर्मूला हमें पता है कि किसी भी वृत्ताकार लूप के कारण उस लूप के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, μ0I/2r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे और काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि वृत्ताकार मार्ग में धारा, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग में धारा कितनी हो जाएगी दोस्तों? I = Q/T। ठीक है, Q/T। दोस्तों अब T क्या है? T वो समय होता है, वो समय अंतराल होता है जितने समय अंतराल के लिए आवेशित कण गति कर रहा था। लेकिन ये रैंडमली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये T वो समय हो सकता है जो अल्फा कण यहां से लेकर यहां तक जाने में लगा रहा हो, लेकिन हमें पता नहीं चल पाएगा कि यहां से लेकर यहां तक जाने में अल्फा कण कितना समय लगाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, और यहाँ लिख देता हूँ साइड में। इसी को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। हम क्या करेंगे दोस्तों? हम अल्फा कण के एक संपूर्ण चक्रण की बात करेंगे, और संपूर्ण चक्रण की अगर हम बात करें, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें, तो एक रिवॉल्यूशन होने में जो समय लगता है उसी समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो I = कितना हो जाएगा? अपॉन में जो समय लिखा है T, उसकी जगह पे कैपिटल T आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल T क्या है? कैपिटल T आवर्तकाल है। ठीक दोस्तों, अब Q क्या है? Q अल्फा कण का आवेश होता है। अगर हम बात करेंगे अल्फा कण की, तो अल्फा कण पे आवेश कितना होता है? अल्फा कण पे आवेश होता है 2e का। ठीक है, तो ये आवेश हो गया। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, या आप इसे बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बाद में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब प्रॉब्लम ये उठती है कि हम यहाँ से T कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो ठीक है, अल्फा कण का आवर्तकाल। ठीक, अल्फा कण का आवर्तकाल देखिए कितना हो जाएगा? अल्फा कण का आवर्तकाल हो जाएगा T = 2πr/v, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल वाला फॉर्मूला लगाइए जरा। समय बराबर दूरी बटे चाल। भाई एक चक्कर पूरा होने में लगा समय, एक चक्कर पूरा होने में लगा समय = एक चक्कर पूरा होने में चली गई दूरी अपॉन चाल। भाई एक चक्कर पूरा होने में कितनी दूरी चलनी होगी? एक चक्कर पूरा करने में हमें उस वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करनी होगी। और
अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई r, तो इसलिए मैंने लिखा है t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई वी। अब t की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। समान समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा, कितना हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2e अपॉन में, भाई t की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, v ऊपर चला जाएगा और i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2ev अपॉन में 2 पाई r, ठीक है। चलिए अब केवल वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है बस, ठीक। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों, मुझे वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यही पूछा गया था ना। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, भाई वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ठीक है। चलिए अब यहां से i का मान हम इक्वेशन नंबर 3 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 2r, एक साइड लिख लिया। i की वैल्यू ये लिखी हुई है पूरी, यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों 2 से 2 रिमूव हो सकता है, ठीक है, आप कर भी सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से 2 से 2 रिमूव कर दिया, ठीक है। जब ये 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, कितना बचेगा, e इंटू वी अपॉन में पाई आर, तो यहाँ रख देंगे e इंटू वी अपॉन में पाई आर। चलिए अब देखिए क्या बन रहा है, ये बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में पाई 2 पाई, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा, ई वी अपॉन में 2 पाई इधर हो गया, ये केवल बचेगा आर स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू रखिए, बस वैल्यू ही तो रखना है, तो b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 मल्टीप्लाइड बाय v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या है दोस्तों r, r मतलब इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या दे रखी है कितनी 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 मीटर। इसको स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों इसको केवल सॉल्व करना है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.4 पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। दोस्तों तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या 5.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर है, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़े से डेटा अलग हो गए, ठीक है। यहाँ पे वहां अल्फा कण था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं, उसका हमें चार्ज वगैरह पता है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दोस्तों एक ऋणावेशित कण होता है, तो हमने देखिए चित्र में बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए मैंने एक स्पॉट बनाया हुआ है, ये स्पॉट हमारा किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्रण कर रहा है या परिक्रमण कर रहा है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण, और ऋणावेशित कण जिस दिशा में चलेगा धारा उसके जस्ट अपोजिट प्रवाहित होगी, ठीक है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो धारा क्लॉकवाइज चलेगी, इसलिए देखिए धारा की दिशा मैंने क्लॉकवाइज बनाई हुई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेगा, वृत्ताकार पथ पे गति करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण वृत्ताकार पथ पे धारा उत्पन्न हो जाएगी, और वृत्ताकार पथ में जब धारा उत्पन्न हो जाएगी तो आपको पता है कि हर एक धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये धारावाही वृत्ताकार लूप जो बन गया है, ये वृत्ताकार लूप क्या करेगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, हमें उसी का मान निकालना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है तो वृत्ताकार मार्ग में धारा प्रवाहित होगी, और हम पढ़ चुके हैं अगर किसी भी कहीं भी धारा प्रवाहित होती है, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ हम कक्षा को एक चालक के रूप में मान सकते हैं। जब वृत्ताकार कक्षा में धारा होगी तो उस कक्षा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, हमें वही निकालना है, ठीक। चलिए वृत्ताकार मार्ग में धारा कितनी होगी दोस्तों, I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, ठीक है। लेकिन T स्मॉल t कोई भी टाइम हो सकता है, स्मॉल t आवेशित कण इलेक्ट्रॉन के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में कहीं भी
किसी भी ड्यूरेशन में, मतलब जितने भी ड्यूरेशन के लिए वो गति कर रहा है, जितने भी टाइम के लिए वो गति कर रहा है, ये वही टाइम है। लेकिन इस अगर हम लोग स्मॉल टी लेके चलेंगे तो इसमें हमारी श्योरिटी नहीं रहेगी, हम कैसा टाइम लेंगे, हम कितनी दूरी तक चलने में लगा समय लेंगे। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के एक चक्रण की बात करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक परिक्रमण पूरा कर लेगा, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया था वहां से चलता हुआ पूरे वृत्ताकार पथ पे घूमता हुआ वहां पे वापस आ जाएगा जहां से उसने चलना शुरू किया था, तो उसका एक परिक्रमण पूरा माना जाएगा। तो यहाँ पे हम एक परिक्रमण की बात करते हैं और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। I = कितना हो जाएगा, स्मॉल e अपॉन में t। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश मूल आवेश स्मॉल e के बराबर होता है। स्मॉल e का मान हम जानते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल कितना होगा, t = 2πr/v। कैसे लिख दिया, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक फेमस फॉर्मूला है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दोस्तों अगर हमें यहाँ पे कैपिटल टी का मान निकालना है, दोस्तों कैपिटल टी क्या होता है, परिक्रमण काल या आवर्त काल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में, एक परिक्रमण पूरा करने में जो आप समय लेते हैं वही आवर्त काल या परिक्रमण काल होता है, ठीक है। अच्छा, जब एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय यानी कि कैपिटल टी निकालना है, तो दूरी भी तो एक चक्कर में चली गई दूरी लेनी होगी, और एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि 2πr अपॉन में चाल है v, लिख दिया, तो t = 2πr/v हो गया। अब t का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर t का मान रखिए जरा, कितना हो जाएगा, I = स्मॉल e अपॉन में 2πr अपॉन में v, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I = स्मॉल e v अपॉन में 2πr। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, हमें एक वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लगाना है, I का मान सब्स्टिट्यूट करना है और उसको कैलकुलेट करना है, बस, ठीक है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 अपॉन में 2r, μ0 I अपॉन में 2r, यही फॉर्मूला होता है। अब हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है, बस I की जगह पे जो हमने वैल्यू निकाली है, I की वैल्यू हमने निकाली है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उसके चार्ज के टर्म्स में, तो ये वाली वैल्यू हमको पुट करनी होगी दोस्तों, क्योंकि धारा का मान हमको दिया नहीं है, धारा का मान हमने निकाला है किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और रेडियस के टर्म्स में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए क्योंकि मुझे वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, चार्ज हमें याद है और रेडियस दी हुई है ऑर्बिट की, तो रेडियस रख लेंगे, ठीक है। सारी वैल्यू रख देंगे तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए, और यहाँ पे हमें I की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है तो इसलिए I को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो μ0 अपॉन में 2r, भाई I की जगह क्या रख सकते हैं, I की जगह रख सकते हैं EV अपॉन में 2πr। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, B = ये हो जाएगा μ0 2 और 2π मिलके हो जाएगा 4π, μ0 अपॉन 4π मल्टीप्लाइड बाय EV अपॉन में r², ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखनी होगी, ठीक, वैल्यू रखिए जरा इसकी, तो B = μ0 अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R क्या है दोस्तों, रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी रेडियस है 0.5, तो 0.5 × 10⁻⁻10, ठीक है, इसका स्क्वायर किया, ठीक। चलिए अभी क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करना है, और दोस्तों आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आएगा 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक लंबे 36 तार को इस प्रकार मोड़ा गया है कि इससे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लूप बन जाए। यहां देखिए हमने एक तार को मोड़ दिया है और इस प्रकार मोड़ा है कि तार के बीच में यहाँ पे एक लूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे हैं यदि इस तार में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी जाए। अब हमने क्या किया, इस तार को एक वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया है, उसके बाद हमने तार में करंट फ्लो कराई यानी धारा प्रवाहित की।
तो दोस्तों देखिए यहां से जब मान लीजिए हमने नीचे वाले सिरे से धारा प्रवाहित करी, तो दोस्तों जब हम नीचे वाले सिरे से धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए यहां तक धारा आएगी, फिर इसके बाद इसमें ऐसे टर्न हो जाएगी और वापस होके ऊपर की ओर निकल जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि इसके केंद्र पर, इस लूप जो बना है, वृत्ताकार लूप बना है, इस वृत्ताकार लूप का केंद्र जो है ये, इस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमको दो काम करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे यहां पे सीधा तार भी है, तो एक सीधे तार के कारण तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, वो पहला चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसको निकालेंगे। फिर हम ये निकालेंगे कि वृत्ताकार लूप में भी तो धारा है, और वृत्ताकार लूप के कारण लूप के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये निकालेंगे। दोनों की दिशाएं देखेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, परिणामी निकालने का यही तरीका होता है। ठीक है, तो अब मुझे यही करना है। क्यों? सीधे तार के कारण लूप के केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? μ0 अपॉन 2 पाई इंटू में I अपॉन में R। ठीक है, ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा देखिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा B1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ होती है, और I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू 8 एम्पियर है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, अपॉन में R कितनी? R क्या है? R रेडियस है और वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2, ये मीटर हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कितना होगा? 8 दूनी 16, यहाँ पावर निकलेगी -1, ऊपर जाएगी +1, -7 +1 -6 पावर आएगी, और 16 है, पावर शिफ्ट कर देंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा दोस्तों B1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, और मात्रा क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, जैसा आप लिखना चाहें। ठीक, अच्छा, अब B1 की डायरेक्शन निकाल लीजिए। भाई दाएं हाथ की हथेली का नियम संख्या 1 पड़ी है ना, वही लगाएंगे। अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे हैं सीधे चालक तार के बारे में। तो सीधे चालक तार में धारा नीचे से ऊपर की ओर है, तो अपना अंगूठा ऊपर रखेंगे और उंगलियां उधर रखनी है जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। दोस्तों तार में धारा की दिशा में अंगूठा सेट करने के बाद उंगलियों को उस बिंदु पर रखना है, उस बिंदु की ओर रखना है जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बिंदु C पर, और बिंदु C इस तरफ है ना कि इस तरफ, तो उंगलियां रखेंगे इस तरफ और धक्का देने की दिशा में आ रहा है क्षेत्र, यानी अंदर की ओर। जब क्षेत्र अंदर की ओर आएगा इसका मतलब क्रॉस होगा क्षेत्र, तो हमने यहाँ पे क्रॉस बना दिया। ठीक, अब क्या करेंगे? इस वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, वृत्ताकार लूप के कारण लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? B2। तो B2 इज इक्वल टू किसी भी वृत्ताकार लूप के केंद्र पर कितना क्षेत्र उत्पन्न होता है? μ0 अपॉन में 2r, μ0 I अपॉन में 2r। ठीक है, बस इसे कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा? B2 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होती है? μ0 अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय I कितना है? 8 एम्पियर, और R यानी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, इसको 10 इंटू 10⁻⁻2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, पावर -1 है, ऊपर जाके -6 हो जाएगी, और 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे इसकी दिशा निकाल लेते हैं। तो वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो यहाँ पे देख लीजिए वृत्ताकार लूप में धारा की दिशा ये है। ठीक है, यानी धारा की दिशा कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, अच्छा, तो उंगलियों को रखना है, दाएं हाथ के अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में, अंगूठे को धारा की दिशा में रखा, उंगलियां उधर होनी चाहिए जिधर चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। हमें बिंदु C पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और बिंदु C ऊपर की ओर है या अंदर की ओर है, तो हमने इसे उंगलियां अंदर रखी है। और देखिए क्षेत्र किधर आ रहा है? बाहर की ओर। क्षेत्र बाहर की ओर आ रहा है, मतलब क्षेत्र कैसा होगा? डॉट होगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है? बिंदु C पर कुल क्षेत्र निकालना है, C पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु C पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे B1 और B2 दोनों ही अपोजिटली डायरेक्टेड हैं। ठीक है, अपोजिटली डायरेक्टेड होने का मतलब ये होता है कि दोनों फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। पहला वाला क्षेत्र B1 जो है वो बाहर से भीतर की ओर है, तभी मैंने यहाँ क्रॉस बनाया हुआ है। दूसरा क्षेत्र जो वृत्ताकार लूप के कारण
केंद्र पर उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा भीतर से बाहर की ओर है, इसलिए मैंने डॉट बनाया हुआ है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, हमें उनका परिणामी निकालना होता है, तो हमें क्या करना होता है, उनका परिणामी निकालने के लिए हमें दोनों को घटाना पड़ता है। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो यहां बड़ा वाला कौन है, B2 का मान ज्यादा है, तो ये हो गया B2 माइनस B1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, B इज इक्वल टू B2 कितना है दोस्तों 5.024, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक, फिर बीच में करेंगे माइनस, यहाँ पे मैंने B2 की वैल्यू रख दी ना, अब बीच में करेंगे माइनस, और माइनस करने बाद B1 लिखेंगे, और B1 कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमें जो जवाब मिलेगा वो होगा 0.864 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस मात्रक है और न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर भी एमकेएस मात्रक है। ठीक, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक परिनालिका की लंबाई कितनी दी है 20 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। इसमें तार के 5000 फेरे हैं, यानी कुल फेरों की संख्या कितनी दी है, कुल फेरों की संख्या मतलब कैपिटल N कितना दिया है 5000। ठीक है, 0.4 एम्पियर की धारा 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। फिर बोल रहा है इसके सिरों पर, केंद्र पर और फिर सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए लंबाई कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, मतलब परिनालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में 20 गुनी है, और अगर परिनालिका की लंबाई ज्यादा है उसकी मोटाई यानी कि उसकी त्रिज्या कम है, तो ऐसी परिनालिका को हम लोग बोलते हैं लंबी परिनालिका। और अभी तक हमने कोर्स में अपने थ्योरी वाले सेशन में इस चैप्टर में जो हमने परिनालिका पढ़ाई थी वो परिनालिका कैसी थी, वो लंबी परिनालिका के लिए ही हमने सूत्र निकाला था। यानी यहाँ पे हमने लंबी परिनालिका के लिए जो फॉर्मूला निकाला था फॉर्मूला वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि लंबी परिनालिका के लिए था और ये भी लंबी परिनालिका है। कैसे पहचानेंगे, परिनालिका की लंबाई देखिए, उसकी त्रिज्या देखिए, लंबाई त्रिज्या से बहुत ज्यादा है, करीब 20 गुना है, तो ये एक लंबी परिनालिका के लक्षण होते हैं। ठीक, तो लंबी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, भाई परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी कि बी इनसाइड या बी सेंटर जो भी आप कह लें। ठीक है, कितना होता है μ0 n इंटू आई होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो स्मॉल n आ रहा है, स्मॉल n का मतलब क्या होता है, स्मॉल n का मतलब होता है परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, वो तो हमें दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, हमें पता है दोस्तों कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n इज इक्वल टू कुल फेरों की संख्या कैपिटल N अपॉन में कुल लंबाई L। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा μ0 और इसकी जगह रख देंगे कैपिटल N अपॉन में L, ठीक, इंटू में I। इसको रखिए और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा B इनसाइड इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय N की वैल्यू कितनी है 5000, N की वैल्यू कितनी है 5000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय I कितना है 0.4, ठीक है, और अपॉन में L कितना है, L मतलब लंबाई है 20 सेंटीमीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 10⁻²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखिए सॉल्व करने पर कितना आएगा 1.256 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, ये तो बी इनसाइड आ गया, यानी कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं परिनालिका के केंद्र पर। ओके दोस्तों, देखिए परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों परिनालिका के सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, बी कॉर्नर, परिनालिका के सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का 1/2 होता है, यानी आधा होता है। जितना चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर उत्पन्न होगा उसका ठीक आधा क्षेत्र कहां उत्पन्न होगा, सिरों पर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू μ0 ni, स्मॉल n नहीं चाहिए, इसको रिप्लेस करेंगे 1/2
म्यू नॉट इसकी जगह रख देंगे कैपिटल N अपॉन में कैपिटल L, जैसे हमने पहले किया हुआ था। आई अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ लिख देंगे सिंस स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में कैपिटल L। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 1/2 और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू कितनी है 5000 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 0.4, ठीक है, अपॉन में L कितना है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पावर -2 लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, इसका जस्ट हाफ आएगा, क्योंकि जब म्यू नॉट एन आई की वैल्यू इतनी आई है तो 1/म्यू नॉट एन आई की वैल्यू कितनी आएगी, इसका हाफ आएगा। इसका हाफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा, बी कॉर्नर इज इक्वल टू 10⁻⁻3। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों आज के सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।